Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by JD Sir. Today we are discuss about the next topic of the physics, chapter number 7, the magnetic effect of the current electricity. In this chapter earlier we are discussed about the Biot-Savart law, magnetic force, Ampere circuital law. Today we are discussing about the galvanometer. It is to be important topic for the CBSE examination point of view. First thing, exactly galvanometer होता क्या है? It is used to detect the current into the circuit. It means it is just to be used to check out the presence of the current into any circuit. यदि किसी भी सर्किट में आपके पास कोई करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स देर इज ए डिफ्लेक्शन इनटू द नीडल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में आप की जो नीडल है उसमें कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन होगा उसको सर्किट में कनेक्ट करते ही. तो ये एग्जैक्टली आपके पास एक लाइक एमीटर एंड वोल्टमीटर उसी तरीके का एक डिवाइस होता है. ये सिर्फ आपके पास प्रेजेंस को बताता है कि करंट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है. इसके अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके पास एक कॉइल होती है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. देन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे एक टॉर्क जनरेट होगा जो अपन ने पीछे फॉर्मुलेशन पढ़ा. और ये जो टॉर्क होगा इट इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉइल. इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास है, उसके पर्टिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा आपके पास टॉर्क जनरेट होगा. यदि अपन बात करें टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर. फर्स्ट वन इज द मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर, सेकंड वन इज द मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर. इट मीन्स इन फर्स्ट केस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, here a coil is to be placed in between the magnetic poles, then this coil is to be rotated in between the magnetic poles or a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. Then due to that particular moment there is a torque generated. तो इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को वर्कआउट करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. In case of the moving magnet galvanometers, in that particular case our coil is to be fixed and magnets are to be moving surrounding of that particular coil. Then due to the movement of the magnets there is a current is to be produced, and due to that particular current a torque is to be generated into the coil. As per the syllabus, the moving coil galvanometer is to be in our syllabus. It is again two types. One is to be the suspended coil moving coil galvanometer. Second one is the pivoted coil galvanometer. Again in our syllabus only one type of the galvanometer, suspended coil galvanometer. First we will discuss about the basic structure of the suspended coil galvanometer. Here N and S, these are the two poles of the magnets. Then it is to be the one end, और इस एंड को आपने कनेक्टेड कर रखा है. दिस इज टू बी कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर मिरर. देन इट इज टू बी कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर कॉइल, एंड इनसाइड द कॉइल देर इज ए कोर पार्ट, and this core part is to be connected with a spring and it is to be connected to the second end with respect to the terminal. Here the T1 and T2 are the terminals. ये वो टर्मिनल्स हैं जब अपन गैल्वेनोमीटर्स को सर्किट में कनेक्टेड करने के लिए जो रिक्वायर्ड टू टर्मिनल्स है, दीज आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2, दे आर टू बी कॉल्ड एज ए ट्रेक्शन हेड्स. हियर ये जो वायर है जो आपने वायर कनेक्ट किया, दिस वायर इज टू बी मेड अप विद द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप. ये एग्जैक्टली फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है. देन ये जो आपने कॉइल्स है, ये कॉइल्स आपके पास कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी, मूव करेगी. ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल वहां पे क्या होगा, एक करंट जनरेट होगी, एक टॉर्क जनरेट होगा. देन स्प्रिंग में जैसे जैसे ये मूव करेगी तो स्प्रिंग में भी आपके पास क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ द ट्विस्टिंग एक एंथन आएगी, एक ट्विस्टिंग होगी. और ये जो ट्विस्टिंग होगी उस ट्विस्टिंग को अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. First we will discuss about the basic torque generated into a coil. It is to be placed into a uniform magnetic field. Earlier we had discussed about the formulations of the torque
and formulations of the torque equal to tau equal to NIAB sin theta. Here the theta is to be the angle between B and A is to be the area vector and B is to be the magnetic field. N is to be the number of turns, I current flowing into that particular coil. Then if theta equal to 90 degree, then our tau is to be maximum and the maximum value is to be NIAB. Next we will discuss about the another type of the torque generated here in this spring, and this torque is to be known as twisted torque, because when the coil is to be rotating in between the magnetic fields, then there is a twisting is to be presented into the spring. एक एंटेन होगी स्प्रिंग में, and this torque is to be calculated in terms of the tau equal to C into phi. Here C is to be the restoring torque and phi is to be the twisting angle. इसका मतलब वो कितने एंगल पे ट्विस्ट हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अर्लियर वी आर डिस्कस्ड अबाउट कि tau is to be directly proportional to the current I. Here the tau is to be directly proportional to the phi. Then again कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, tau इक्वल टू C इंटू 5. एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यदि अपन बैलेंस कंडीशंस की बात करें, देन बोथ द टॉर्क आर टू बी सेम. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास दोनों टॉर्क्स क्या होंगे, सेम होंगे. और ये दोनों टॉर्क्स आपके पास सेम है, इट मींस हियर वी आर जस्ट टू बी इक्वेटेड टू डिफ्लेक्शंस विद नॉर्मल टॉर्क. इट इज टू बी NIAB इक्वल टू C phi. तो यहां से आपके पास करंट I की वैल्यू कितनी मिली, C phi अपॉन NAB. ये जो वैल्यूज आपके पास एक्सेप्ट फाई C अपॉन NAB, इसको अपन ने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर दिया. इसका मतलब I का फॉर्मुलेशन क्या मिल गया, I इक्वल टू K इंटू फाई. इट मीन्स आपने जो फर्स्ट फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ द टॉर्क, फर्स्ट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द सेकंड टाइप ऑफ द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई. इफ both the torques are to be equated, then I is to be directly proportional to phi, and we are getting here the direct formulation in between I and phi. Then the K constant क्या होगा, it is to be the reduction factor of the galvanometer, galvanometer का परिवर्तन गुणांक. इसका मतलब यदि अपन N, A, B और C की वैल्यूज को चेंज करें तो गैल्वेनोमीटर्स की रीडिंग्स में कितना चेंज होगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द फाई यदि अपन कैलकुलेट करें, हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग ए मिरर इनटू दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट, और इस मिरर की फॉर्मुलेशंस क्या थी उसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं. मेजर्ड बाय द लैंप स्केल अरेंजमेंट. ये जो आपके पास फाई होता है, इट इज द ट्विस्टिंग एंगल, उसको मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे मिरर को यूज करते हैं. तो कई बार जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल देने बैठेंगे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ए मिरर इनसाइड इट और नॉट. तो उसमें आपके पास मिरर होता है, देन द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर, तो उसकी वर्किंग होता है टू मेजर द ट्विस्टिंग एंगल, टू मेजर द एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करने के लिए. इसको मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द मेथड्स और द अरेंजमेंट. इट इज टू बी द लैंप स्केल अरेंजमेंट. एग्जैक्टली लैंप स्केल अरेंजमेंट है कि आपके पास, इससे फॉर्मुलेट किया तो फाई इक्वल टू डी अपॉन टू डी. डी इज टू बी द स्केल मेजरमेंट एंड टू इंटू कैपिटल डी इज टू बी द डिस्टेंस ऑफ द मिरर एंड द स्केल. इट मीन्स जब भी आपके पास ये रोटेट करेगा, आपके पास ट्विस्ट करेगा, तो उस ट्विस्ट की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगी और उस करंट से कोई ना कोई आपके पास से क्या होंगी, लाइट वेव्स जनरेटेड होंगे, एंड दीज लाइट वेव्स आर टू बी रिफ्लेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर मिरर. और ये रिफ्लेक्ट होकर जिस डिस्टेंस पे आपके पास इमेज बनाएंगी, उस डिस्टेंस को अपन ने कैपिटल डी से लिखा है, और इसकी स्केल पर जो मेजरमेंट होगा इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल डी. तो उससे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, द ट्विस्ट एंगल फाई इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ द डी अपॉन ए 2 इंटू कैपिटल डी. यदि आप फाई को यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें इन टर्म्स ऑफ द डी अपॉन 2d, तो फॉर्मुलेट क्या हो जाएगा, आई इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड फाई इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. दैट्स व्हाई इट इज टू बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल मेजरमेंट ऑफ ए इट्स. इट इज टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ ए दिस गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. इट इज टू बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग I is to be directly proportional to phi,
बट द स्मॉल आई में जितना स्मॉलर चेंज होगा उतना ही फाई में चेंज कितना होगा, लार्जर होगा। एग्जैक्टली ये क्या बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन को नहीं बता रहा है। इट इज टू बी कि अपन कितना करंट में स्मॉलर चेंज करें उसके रेस्पेक्ट में, करंट में स्मॉलेस्ट चेंज और फाई में लार्जेस्ट चेंज को ये मेजर कर सकता है। इट इज टू बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द सेंसिटिविटी, मतलब वो कितना सेंसिटिव है, करंट की वैल्यू में कितना मिनिमम चेंज करें कि वो उसको डिफ्लेक्ट कर जाए, और एंगल में कितना मैक्सिमम चेंज हो कि तब तक वो अपने को रीडिंग्स देता रहे। नाउ द सेंसिटिविटी इज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द current sensitivity and the voltage sensitivity. First we will discuss about the current sensitivity, धारा सुग्राहिता जिसको अपन बोलते हैं। तो इसको अपन को रिप्रेजेंट करना हो तो वी आर जस्ट टू बी यूजिंग द बेसिक फॉर्मुलेशंस। 5 when the unit current I equal to 1 is to be flow, जिसका मतलब ये आपके पास एग्जैक्टली वो फाई की वैल्यू है जब अपन करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर कर देते हैं। इसका मतलब आपने गैल्वेनोमीटर को उस सर्किट में जोड़ा जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और उसमें जो ट्विस्टिंग एंगल जो जनरेट हो रहा है, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। आई इक्वल टू अगेन द सेम फॉर्मुलेशन, सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द के इंटू फाइव। एंड द फॉर्मुलेशंस, the current sensitivity is to be represented by SI. S is to be the sensitivity, I for the current. It is to be equated by phi upon I. इसका मतलब आपने जो फॉर्मुलेशंस ली थी I equal to K phi, यदि यहां से अपन phi upon I को कैलकुलेट करें तो it is to be in terms of the 1 upon K, और K की वैल्यू क्या थी, C upon NAB। तो यहाँ पे SI कितना आ गया, NAB upon C। N number of the turns, A area, and B is to be the magnetic field, and C आपके पास क्या है, इट इज टू बी द ट्विस्टिंग कांस्टेंट, जो आपके पास एक कांस्टेंट था। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू है, इट इज टू बी द करंट सेंसिटिविटी। यदि अपन रिलेट करना चाहें तो करंट सेंसिटिविटी इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज टू बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट। अब यदि आपके पास सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है किसी भी गैल्वेनोमीटर को, तो ना ही तो अपन नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कोयल, ना ही मैग्नेटिक फील्ड को। वी आर जस्ट टू बी चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। ये वो अपन कैसे चेंज करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द पाई इंटू नीटा इंटू आर टू द पावर 4 अपॉन 2l। ये आपके पास एक फॉर्मुलेशन होता है इस कांस्टेंट का, उसके रेस्पेक्ट में अपन उसको चेंज करते हैं। तो यदि आपको एसआई को इंक्रीज करना है, इट मीन्स अपन क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ द सी इज टू बी डिक्रीजेज, और यदि एसआई को डिक्रीज करना है तो वैल्यू ऑफ द सी इज टू बी इंक्रीजेज। एन, ए और बी, बिकॉज दीज आर टू बी द कांस्टेंट। जब भी अपन गैल्वेनोमीटर को मैन्युफैक्चर करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे, एरिया जो होगा कॉइल्स का प्री डिफाइंड होगा, मैग्नेट्स जो आपने प्लेस किए वो भी आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रेंथ के होंगे। दैट्स व्हाई दे आर टू बी टेकिंग आउट एज द कांस्टेंट, एंड वेरिएबल क्या होगा, सी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए सेम फॉर्मुलेशन है, करंट में करंट को यूज किया था, वोल्टेज में वोल्टेज को, इट मीन्स फॉर्मुलेशन इज टू बी एस इंटू एस वी, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज। वहां पर अपन ने क्या किया था, फाई अपॉन आई, इट मीन्स फाई अपॉन फाई क्या था, ट्विस्टिंग एंगल डिवाइडेड बाय द करंट। हियर द ट्विस्टिंग एंगल डिवाइडेड बाय द वोल्टेज। करंट की वोल्टेज की बात थी, वोल्टेज करंट की बात थी, डिवाइड बाय करंट। देन अपन ने फॉर्मुलेशन पढ़ा था एज पर द ऑहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, बट यहाँ पे R की फॉर्मुलेशन क्या, इट इज टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ द G। दैट्स व्हाई V इक्वल टू आई इंटू G, एंड अवर फॉर्मुलेशन इज टू बी फाई अपॉन आई इंटू G। देन अब अपन ने क्या किया, फाई अपॉन आई का फॉर्मुलेशन ऑलरेडी अपने पास है, एन ए बी अपॉन सी इंटू 1 अपॉन जी। तो क्या फॉर्मुलेशन मिल गया, एन ए बी अपॉन सी इंटू जी। नेक्स्ट एस बी आपके पास कितना आ गया, यदि आप दोनों को रिलेट करना चाहें, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एग्जैक्ट बेसिक फॉर्मुलेशंस क्या था, इट इज टू बी द करंट सेंसिटिविटी। तो क्या मिलेगा, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई जी। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर से यदि डिवाइड कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी, और यदि अपन वोल्टेज सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो करंट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। क्लियर। इफ एन इज टू बी इंक्रीज, यदि अपन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, देन आपके पास ऐसा ही करंट सेंसिटिविटी इज टू बी इंक्रीज्ड, बट द एसवी इज टू बी कांस्टेंट। अब ये देखिए आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट क्यों हुई, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न्स, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर इज ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड इन द सेम रेशियो। यदि एक टर्न का रेजिस्टेंस फिक्स है, आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। दैट्स व्हाई जो रेशियो होगा वो आपके पास क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। इट मींस एसवी तो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पूछा जा सकता है कि द नंबर ऑफ द टर्न्स इज टू बी वेरीड
but which quantity is to be constant in terms of the current sensitivity and voltage sensitivity? And our answer is to be voltage sensitivity is to be constant. It is not to be depending upon the number of the turns. Next, the figure of the merit. It is to be also important for the competition, especially for the competition point of view. फिगर ऑफ द मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब उसकी दक्षतांक कितनी है, वो कितना दक्ष अपने काम को करने में. आई रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन, इसका मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर की नीडल में एक सिंगल यूनिट का डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड होती है. इट इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फिगर ऑफ ए मेरिट. एंड द फिगर ऑफ मेरिट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज टू बी द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द करंट सेंसिटिविटी. बिकॉज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी से अपन ने नहीं जोड़ा है डायरेक्टली, बिकॉज क्योंकि अपन फॉर्मुलेशंस क्या बेसिक डेफिनेशन आई रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन, एक यूनिट का डिफ्लेक्शन करने के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी वी आर ऑलरेडी टू बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द phi upon I. It means x equal to I upon phi. Then current sensitivity to be 1 upon k, it means x equal to k, and the value is to be C upon NAB, and the unit of is to be in terms of the ampere. Next, we will discuss about the two important factors, how to convert the galvanometer into the ammeter, and next one is the galvanometer into the voltmeter. तो फर्स्ट एक चीज की बात करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा. इट इज टू बी इक्वल टू 0. बहुत सी बार आपके पास वाइवा में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल वाइवाज में, कि द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर एंड द आइडियल एमीटर. हियर द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर इज टू बी इक्वेटेड बाय 0. और आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट. एक चीज अपन को क्लियर है, एमीटर इज टू बी ऑलवेज कनेक्टेड इनटू द सीरीज. अब ये देखिए रीजन छोटे छोटे, यदि लॉजिक्स पता है तो आप इजीली समझ सकते हैं. एमीटर ऑलवेज सीरीज में क्यों कनेक्टेड रहता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सीरीज, जब अपन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं देयर करंट्स आर टू बी सेम. और एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है. दैट्स व्हाई एमीटर इज टू बी कनेक्टेड इनटू द सीरीज. चलिए अपन अब जब अपन गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करेंगे तो बी केयरफुल, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही याद रखना है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसकी अपोजिट फंक्शनिंग अपन को यहाँ पे करनी है. इट मीन्स नॉर्मली एमीटर इज टू बी कनेक्टेड इनटू सीरीज, बट हियर इट इज टू बी कनेक्टेड इनटू द पैरेलल. तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, आई करंट फ्लो हो रही थी, इट इज टू बी द गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया. इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन टर्म्स ऑफ द एमीटर कन्वर्ट हो गया. क्लियर. गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा अपन एमीटर और वोल्टमीटर नहीं जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ेंगे. एमीटर बनाना है तो एमीटर खुद सीरीज में होता है, तो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो. इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द शंट रेजिस्टेंस. तो यहां से जो करंट आई आ रहा था वो इस पॉइंट पर आके इस नोड पर डिवाइड हो गया. इधर करंट आई जी, तो इधर आई माइनस आई जी आई एस के टर्म्स में. इट मीन्स एस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है. देन अब अपन जी की बात करें तो ये आपके पास क्या है, लो रेजिस्टेंस होता है इन परपेंडिकुलर टू द गैल्वेनोमीटर. अब जो आपके पास जो भी अपन किसकी गैल्वेनोमीटर की जो बात कर रहे हैं वो आपके पास क्या ले रहे हैं, एग्जैक्टली जो आपने शंट रेजिस्टेंस लिया है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर के टर्म्स में लिया है. तो अब अपन यहां से यदि अपन फॉर्मुलेट करना चाहें तो केवीएल आप लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हैं. इधर करंट वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई जी इंटू जी. इधर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई एस इंटू एस. आई एस की वैल्यू कितनी है, आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी इंटू एस. आपने दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू एस, आई जी माइनस एस. अब आई जी वाले पार्ट को आपने दोनों को एक साथ कर लिया, तो आई जी यहां से कॉमन आ गया इन टर्म्स ऑफ द जी प्लस एस इक्वल टू आई इंटू एस. तो यहां से आई जी की वैल्यू कितनी आ गई, आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस. अब जी क्या है यहाँ पे, इट इज टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और एस आपने जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. तो आई जी का फॉर्मूला कितना आ गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस. एग्जैक्टली वही फॉर्मुलेशन है कि आपको करंट डिवीजन रूल आप लगा के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. यदि इस ब्रांच में कैलकुलेट करना है तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट. फॉर्मुलेशन वही आया आपके पास, बट आपको यदि पूछा जाता है इन बोर्ड एग्जामिनेशंस की डिराइव द एक्सप्रेशंस टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू इनटू एमीटर, तो आपको ये पूरा करना है. हियर द वैल्यू ऑफ द आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द एस,
एस को यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो दोनों पैरेलल में, दैट्स वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का समेशन। तो ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये इसके लिए करंट की वैल्यू आ गई। इट इज टू बी द फर्स्ट फॉर्मुलेशन गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। Here the next formulation galvanometer into voltmeter. तो first thing the resistance of the ideal voltmeter कितना होगा, it is to be the infinite. एमीटर का 0 होगा और उसका इनफाइनाइट होगा। यदि वैसे भी कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सीरीज में यदि आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगी। और यदि पैरेलल में आप 0 कर देंगे तो फिर उसका कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगेन वही फॉर्मुलेशंस, गैल्वेनोमीटर खुद किस में कनेक्टेड रहता है, सॉरी वोल्टमीटर किस में कनेक्टेड रहता है, ऑलवेज पैरेलल टू द, किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। पैरेलल में क्यों कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जब अपन ने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर कंसिडरिंग, क्या कंसिडर किया था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द ब्रांचेस, जो पैरेलल वायर्स हैं, इट इज टू बी सेम। तो वहां पे आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज सेम रहता था, दैट्स वाई वोल्टमीटर इज टू बी ऑलवेज कनेक्टेड इनटू द पैरेलल ऑफ एनी सर्किट। तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता था, तो अब अपन रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो इट इज टू बी द गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी, और इसके साथ अपन ने एक आरएच कनेक्ट कर दिया इन सीरीज। तो ये सर्किट किसका बन गया, इट इज टू बी द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। फॉर्मुलेट करेंगे, वी का फॉर्मुलेशन कितना आएगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर, आर की वैल्यू जी है, प्लस आई इंटू आर, आर की वैल्यू आर एच है। वी को कैलकुलेट किया, यहां से अपन ने आई कॉमन ले लिया, जी प्लस आर एच की फॉर्म में। देन वी अपॉन आई आपने किया तो कितना आ गया आपके पास, जी प्लस आर एच। आर एच की वैल्यू कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ द वी अपॉन आई माइनस जी। तो इसका मतलब यदि आपको आर एच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो वी अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को माइनस जी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीरीज में कनेक्टेड है। यदि आपको यहां से इसको आरवी को कैलकुलेट करना हो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस दोनों किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स वाई इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। इफ आर एच इज टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन जी, यदि अपन जो रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट किया है वो आपके पास गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस फॉर्मुलेशंस में कितना होगा, जी इज टू बी नेग्लेक्टेड आउट, और आरवी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर एच के इक्वल होगी। तो इट इज टू बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं कोई डाउट है या इस क्वेश्चन के एक्सरसाइजेस के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो की हेल्प से प्रोवाइड कर दूंगा। यदि मेरा कंटेंट पार्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कंटेंट पार्ट को शेयर करें और लाइक करें।